आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तमाम फ़ोन कॉल और मैसेजेस आना शुरू हुए ये कह करके कि आपको कोर्ट संबंधित खबरों को भी हम लोगों के सामने रखना चाहिए, क्योंकि आप जो खबरें दिखा रहे हैं वो खबरें अक्सर कोई दिखा नहीं पाता। क्राइम पर आपकी अच्छी पकड़ है, पॉलिटिक्स पर लेकर के आप जो खबरें दिखाते हैं वो लगातार सत्ता से सवाल पूछते हैं। पर आज के मौजूदा दौर में कई केस कोर्ट में ऐसे चल रहे हैं जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, पर उसकी खबरें हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। तो आज शुरुआत करने जा रहे हैं कोर्ट समाचार से जुड़ी खबरों की, जिसको आप लोगों के सामने रखा जाएगा। और इस पर अब ज़्यादा ना बात करते हुए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। सूफी संत ख्वाजा गरीब नवाज पर टिप्पणी करने के आरोप में अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर जांच और कठोर कार्रवाई करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर अपनी टिप्पणी के बाद न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर पर जांच और इन एफआईआर पर कठोर कार्रवाई पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगा दी है। जस्टिस एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की अवकाश पीठ ने एफआईआर रद्द करने की मांग करने वाली अमीश देवगन की रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 8 जुलाई तक वापस योग्य है और उसके बाद मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा। देवगन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा ने प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल ने अपने शो के दौरान अनजाने में त्रुटि की थी, जिसके लिए उन्होंने बाद में सार्वजनिक माफी मांगी थी। पत्रकार के खिलाफ जुबान फिसलने के कारण एफआईआर दर्ज करना अन्यायपूर्ण है और उत्पीड़न के दायरे में आता है। लूथरा ने कहा, अगर ऐसा होने लगे जहां लोगों को जुबान फिसलने के कारण समस्या से सामना करना पड़े तो क्या होगा। लोग गलती करते हैं, उन्होंने भी माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि देवगन के खिलाफ राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना में कई एफआईआर दर्ज की गई है और अगर एफआईआर के सिलसिले में उन्हें देश भर में अलग अलग जगहों पर पेश होने के लिए कहा जाता है तो ये उनके लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगा। लूथरा ने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों को भी धमकाया और परेशान किया जा रहा है। महाराष्ट्र के 2 शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा कि देवगन ने अपने शो के दौरान एक बार से ज्यादा लुटेरा चिश्ती शब्द का इस्तेमाल किया। अमीश देवगन के खिलाफ शिकायतों और देश भर में एक के बाद एक एफआईआर दर्ज होने पर सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ दायर सभी एफआईआर पर रोक लगाने और उन्हें खारिज करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। 15 जून को अपने शो आर पार पर पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम के संबंध में पीआईएल के बारे में एक बहस की मेजबानी करते हुए अमीश ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें हमलावर और लुटेरा कहकर बुलाया था। उसके बाद एंकर के खिलाफ देश भर में कई एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस शिकायतों और एफआईआर दर्ज की गई। अधिवक्ता विवेक जैन की ओर से याचिका दायर की गई। अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज उन एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है जिनमें भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 295A जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करना है, 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ाना, धारा 505 सार्वजनिक दुराचरण के लिए बयान देना और 34 सामान्य अभिप्राय में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य के तहत अमीश देवगन के खिलाफ आरोप लगाया गया है। अमीश देवगन ने सूफी संत को लुटेरा के रूप में संदर्भित करने के लिए माफ़ी भी मांगी थी और इसे अनजाने में हुई गलती कहा था। अपनी एक बहस में मैंने अनजाने में खिलजी को चिश्ती कह दिया। मैं ईमानदारी से इस गंभीर त्रुटि के लिए माफ़ी मांगता हूं और ये सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुयायियों के लिए दुख की बात हो सकती है, जिन्हें मैं सम्मान देता हूं। मैंने भी पहले उनकी दरगाह का आशीर्वाद लिया है। मुझे इस त्रुटि पर खेद है। 17 जून को उन्होंने ऑन एयर अपनी टिप्पणियों के लिए माफ़ी भी मांगी। मुझे
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर पूरी श्रद्धा है। मैं खुद अजमेर शरीफ में जियारत के लिए जाता हूं और अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो मुझे इसका अफसोस है। पुलिस की शिकायतों और एफआईआरों के अलावा कई मुस्लिम संगठनों ने भी एंकर की टिप्पणी की निंदा की। दारुल उलूम देवबंद ने भी एक प्रेस बयान जारी कर एक एंकर के शब्दों के चयन की निंदा की और देवगन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करने वाले अमीश देवगन को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी में छूट दे दी गई है। उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है और ये कहा गया है कि अमीश देवगन ने जिस तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज का अपमान किया था, 5000 से ज़्यादा एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई और उनके वकील ने कोर्ट में ये भी कहा कि जो एफआईआर दर्ज तमाम राज्यों में हुई है, अगर अमीश देवगन के खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो कैसे सेम जगह पर पहुंच पाएंगे जब सुनवाई वहां चल रही होगी। तो इसके लिए अपील डाली गई अमीश देवगन की तरफ से और तमाम वो लोग भी अमीश देवगन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे जिन्होंने अपमान किया ख्वाजा गरीब नवाज का, उसको लेकर के रोष था। तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अमीश देवगन जो हैं वो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं और ये लगातार पहला इंसिडेंट नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले हमने देखा था कि तमाम राज्यों में अर्नब गोस्वामी के साथ भी इसी तरीके का सलूक हुआ था और उसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत दे दी गई। इसको लेकर के लोग गुस्से में हैं और अमीश देवगन के खिलाफ एहतजाज की जो रोष है वो और तेज़ी से बढ़ेगा, वो रुकने वाला नहीं है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट करने के खिलाफ दाखिल याचिका की प्रति केंद्र को देने के निर्देश दिए हैं। तबलीगी जमात गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए ब्लैकलिस्ट करने के एमएचए के फैसले को चुनौती देने वाले विदेशी नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका की प्रति केंद्र सरकार को देने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि उनकी दलीलों पर सोमवार को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को वीजा रद्द करने के व्यक्तिगत आदेश नहीं दिए गए हैं। दरअसल तबलीगी जमात गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए विभिन्न देशों के विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने के गृह मंत्रालय के फैसले को 7 विदेशी नागरिकों ने इस कदम की संवैधानिक को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 2 अप्रैल को प्रेस सूचना ब्यूरो ने 35 देशों के 960 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने के इनकार के फैसले की सूचना दी जो भारत में मौजूद थे। साथ ही ऐसे विदेशी नागरिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों के साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त को आदेश जारी किए गए। याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि इस फैसले के बाद 4 अप्रैल को सरकार ने भारत में मौजूद 2500 विदेशियों को 10 साल की अवधि के लिए भारत की यात्रा से ब्लैकलिस्ट कर दिया है, लेकिन इसके बारे में कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। ये कहते हुए निर्णय एक तरफा और मनमाने ढंग से लिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से इस निर्णय को असंवैधानिक घोषित करने और इस प्रकार शून्य करार देने का आग्रह किया है। इस बात पर जोर दिया गया है कि बिना सूचना जारी किए या सुनवाई का एक मौका दिए ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार भीषण उल्लंघन है। बहुत ही एक तरफा स्वभाव से लगाया गया यह निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। विशेष रूप से भारत के मौजूद पूर्व विदेशियों को किसी भी रूप से सुने या नोटिस दिए जाने का अवसर प्रदान किए बिना और इसके फलस्वरूप विदेशी नागरिकों के अपने अधिकार और अपनी नागरिकता के देश में वापस जाने का अधिकार से वंचित किया गया है। याचिकाकर्ताओं, जिनमें से सभी को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है, प्रस्तुत करते हैं कि इस अचानक फैसले के कारण न केवल उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है बल्कि इसके परिणाम स्वरूप राज्य प्रशासन उनके
पासपोर्ट को भी जब्त करने पर पड़ चुकी है। वे तर्क देते हैं कानून के तहत स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव है। याचिकाकर्ताओं में से एक ने यह सूचित किया कि उनकी गर्भावस्था के 7वें महीने में है, उसे मार्च में क्वारंटाइन किया गया और मई में रिहा होने के बाद प्रतिबंधित अवमानना जारी की गई, जो उसे घर जाने और गरिमा और सुरक्षा के साथ आरामदायक परिवेश में बच्चे को जन्म देने के अवसर से वंचित किया जा रहा है। सरकार ने कथित तौर पर तबलीगी गतिविधियों के लिए कथित वीजा उल्लंघन की आड़ में कथित रूप से विदेशी नागरिकों पर आधारहीन और मनमाने ढंग से प्रतिबंध लगा दिया, ताकि ऐसे लोगों को प्रतिबंधित अवमानना के तहत भारत में रहने के लिए मजबूर किया जा सके। बिना किसी पुष्टिकरण के केवल इस धारणा पर कि उन्होंने विदेशी अधिनियम 1946 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के संबंधित धाराओं के तहत अपने वैध रूप से दिए गए वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया है। इस विवाद के आगे ये बताया गया कि यह निर्णय तबलीगी गतिविधियों में शामिल होने के अनुमान पर आधारित है, लेकिन कहीं भी ये परिभाषित नहीं किया गया कि इन गतिविधियों को कैसे प्रतिबंधित किया गया था या कैसे वैध अनुमति प्राप्त वीजा की शर्तों के उल्लंघन का कारण बना था। भारतीय वीजा से संबंधित सामान्य नीति दिशा निर्देश का उल्लेख करते हुए, जैसा कि MHA द्वारा उपलब्ध कराया गया है, ये बताया गया है कि धार्मिक स्थानों पर जाने वाले या सामान्य धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने वाले विदेशियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि ये प्रतिबंध वर्जित कार्य में संलग्न होने या धार्मिक विचारधाराओं पर प्रचार करने, धार्मिक भाषण देने या मुकदमा चलाने के लिए संबंध में है। 31 मार्च को जारी MHA की प्रेस रिलीज का जिक्र करते हुए ये देखा गया है कि सरकार ने निम्नलिखित तरीकों से तबलीगी जमात के विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया है। सभी मनुष्य जीवन के कुछ अपरिहार्य अधिकार के साथ पैदा हुए हैं, जैसे जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज। इन प्राकृतिक अधिकारों का महत्व इस तथ्य में पाया जा सकता है कि ये अपने उचित अस्तित्व के लिए मौलिक है और जीवन और स्वतंत्र के अधिकार का किसी अन्य अधिकारी की उपस्थिति के बिना आनंद नहीं लिया जा सकता है। जीवन की स्वतंत्रता अगर सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए बिना होगी तो ये सभी महत्व और अर्थ खो देगा और जीवन स्वयं जीने लायक नहीं होगा। इसलिए यही कारण है कि स्वतंत्रता एक सभ्य अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 का उद्देश्य किसी भी तरीके से व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण को रोकना है। इसलिए सरकार के फैसले को असंवैधानिक घोषित करने के अलावा ये प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ताओं के नाम ब्लैकलिस्ट से हटाए जाएं और उनके वीजा बहाल किए जाएं। यह भी अनुरोध किया गया है कि विदेश मंत्रालय को निर्देश दिए जाएं कि वह संबंधित देशों में याचिकाकर्ताओं की वापसी की सुविधा प्रदान करे। याचिका वकील फुजैल अहमद अय्यूबी, इब्बाद मुश्ताक और आशिमा मंडला के माध्यम से दायर की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज़। तो दोस्तों, आपने देखा कि तबलीगी जमाती जो कि विदेशी थे, 960 लोगों को ब्लैकलिस्ट किया गया और ब्लैकलिस्ट करने के बाद तमाम गृह मंत्री के ज़रिए ये केस उनके ऊपर लगाए गए और ये साफ तौर पर देखा गया कि गृह मंत्रालय के जो तमाम लोग कार्यशैली के हिसाब से तबलीगी जमातियों को टारगेट कर रहे हैं वो काफ़ी अफसोसनाक है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट फुजैल अय्यूबी, जो कि तबलीगी जमातियों के केस को देख रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कोर्ट में तमाम धाराओं के तहत ये बताया कि ये किसी की आज़ादी छीनने का अधिकार है। तो कोर्ट में ये भी बातें रखी गई फुजैल अय्यूबी की तरफ से कि धर्म स्थान को लेकर के अगर कोई देश में आना चाहता है या हम भी जाना चाहते हैं, कोई गड़बड़ी हो जाती है तो इसके तहत उनके खिलाफ केस या उनको ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता। ये तबलीगी जमातियों को सरकार के इशारे पर निशाना बनाया जा रहा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है और ये पूछा है सरकार से कि आखिरकार 960 तबलीगी जमातियों को जो ब्लैकलिस्ट किया गया था उनके साथ किस तरीके का कदम उठाया जाएगा।
तो मैं ऐसे ही कोर्ट समाचार खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।